हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है आगे समझने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्लैट यूजी 2024 के लिए हमने अवेंजर बैच शुरू कर दिया है। अभी नया बैच जो है वो आपका 1 अगस्त से शुरू होने वाला है एंड इसका कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 17,999 रुपीज़ है। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, 50+ मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है। वॉट एवर यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। 2 ईयर्स का फीस 32,999 ओनली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एनएलसेट 2024 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं दे कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। इन सभी कोर्सेज के डेमो क्लासेस, डिटेल, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप चाहें अगर कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहली आज की जो न्यूज़ है वो है कि नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। तो कल ही मैंने आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया है नो ट्रस्ट मोशन से रिलेटेड, और उसी का ये न्यूज़ है, तो वापस से रिपीट नहीं करेंगे। इसी पे मेरा आज का एक क्विज का क्वेश्चन है, अगर कल का सेशन किया होगा तो पता होगा। नो ट्रस्ट मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम कितने बंदों की रजामंदी चाहिए? ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी का जवाब चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। साइटिंग FATF, सेंटर अर्ज सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिश्रा कंटिन्यू एज ED चीफ। ये न्यूज़ आपको याद होगी, हमने कुछ दिन पहले देखी थी कि किस तरीके से संजय कुमार मिश्रा जी को ED का चीफ काफ़ी टर्म्स आगे बढ़ा के कर दिया गया है। तो पहले इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाँ भी कर दी थी 2021 में, फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिजाइन करो भाई इस महीने तक। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो FATF जो है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो है ना इवोल्यूशन होने वाला है इंडिया का, तो उसमें ED के ये चीफ रहेंगे, तो उसकी बहुत नीड है। मतलब फिलहाल जब तक ये ना हो जाए तब तक इनको रहने दीजिए, जो शायद 1-2 महीने और समय मांगा है, दैट्स इट। क्योंकि देखो ये इतने दिन से हैं तो काफ़ी इनको नॉलेज होगी, क्या मतलब सारी बातें एक्सप्लेन कर सकेंगे जो भी हो। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट प्ली रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब इस पे सुनवाई होनी है कि होगा क्या। FATF क्या है यार? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। आपको याद होगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये सब जो डालते हैं वो कौन करती है? वो FATF करती है। क्या होता है ग्रे लिस्ट? ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ जाती है, इसका मतलब कि अगर इस कंट्री को आप लोन वोन दोगे, इस कंट्री को पैसा दोगे, तो ये जो पैसा है ये टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने में यूज़ किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में तो मतलब और ज़्यादा ख़राब हो जाओगे कि अगर इस कंट्री को, किसी कंट्री को अगर FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो ये हो जाता है कि अगर इस कंट्री को किसी ने पैसा दिया तो ये कंट्री डेफिनेटली यूज़ करने वाली है टेररिज्म की फंडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में नहीं आना चाहता है FATF के, क्योंकि अगर वो आ गया तो उसको विश्व की अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो लोन वोन नहीं देंगी। समझ रहे हो? तो पाकिस्तान के साथ यही तो मसला था, इसीलिए उसने फिर FATF की लिस्ट में से अपना नाम हटवाने के लिए बहुत कुछ किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। जुलाई 1989 के द्वारा ये जुलाई 1989 में ये फाउंड हुई थी। ग्रुप ऑफ 7 जो G7 कंट्रीज़ हैं वो इसके कर्ता धर्ता हैं। अभी करंट इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं T राजा कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। लोकसभा पासेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। मानसून सेशन चल रहा है तो उसी में ये चीज़ हुई है। देखो ये ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसे नए पॉइंट्स हैं नहीं, तब भी मैंने यहाँ पे ये ऐसे टिक टिक लगा दिया है। ऑल्दो ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही किया है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। बट अगर आपको ये रीड करना है, आपने उस दिन नहीं किया था, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो टिक वाले जो पोर्शंस है ना वो पढ़ लेना, येलो वाले। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक कुछ ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया जिसमें आपको डाउट हो। आज का न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग तो ऐसी ही हुई थी। इसके बाद देखिए पहली एक आज की न्यूज़ और आई है, फॉरेन न्यूज़ जो है, ईरान इन्फोर्सिंग इंटेंसिफाइड हिजाब क्रैकडाउन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बहुत बार नाम सुनते हो, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, समय समय पे करते हैं। तो अभी आपको पता है कि ईरान के अंदर ना हिजाब पहन के मतलब महिलाओं को चलना ज़रूरी है, और इसके लिए वहाँ पे जो है उनकी मोरल पुलिस भी घूमती रहती है। आपको याद होगा कि एक किस तरीके से एक लड़की को मोरल पुलिस ने मार डाला था, उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी समय तक ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में था, बट ईरान ने वापस से इसको फिर से एक्टिवली आगे बढ़ा दिया है।
तो अभी यहाँ पे यही कहा जा रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कि ईरान जो है ज़बरदस्ती हिजाब क्रैकडाउन फिर से शुरू कर चुका है और सड़कों पे इनकी जो मॉरल पुलिस होती है ये फिर से घूम रही है इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए। आपने अगर इनका नाम सुना होगा, हाउस ऑफ कार्ड्स करके नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही खतरनाक सीरीज़ है, उसके ये एक्टर हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया हुआ है। इनका नाम है केविन स्पेसी। अब देखो, मीटू का एक एग्जाम्पल है, रॉन्ग मीटू का। केविन स्पेसी के ऊपर 9-10 चार्जेस लगे थे, लंदन के ट्रायल में इनको सब में बरी कर दिया गया है। तो वही वाली बात है, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीटू लगाया तो बहुत लोगों ने था, बट उसमें से आज तक प्रूफ बहुत कम हुए हैं या जितने भी हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सही केसेस होते हैं ना, फिर उनकी भी ऑथेंटिसिटी पे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही हो रहा था, मतलब वही हो जाता है मीटू के साथ, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो समाज में महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। तो बहुत बार लोग ना, कुछ महिलाएं उसका जो है गलत यूज़ करती हैं, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी मीटू लगा था। आई थिंक इनके ऊपर तो किसी लड़के के ऊपर असॉल्ट करने के चार्जेस लगे थे, ठीक है। रशिया एंड बेलारूस ओमिटेड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक इनवाइट्स। देखो 2024 में ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है, पेरिस ओलंपिक हो रहा है। इसमें जो 2 कंट्रीज हैं जिसको इनवाइट के लिए नहीं बुलाया है, एक है बेलारूस और दूसरा है आपका रशिया। देखो एक चीज तो क्लियर है कि कैसे वर्ल्ड की जितनी भी सारी चीजें हैं ना, सब में यूएस का कितना बोलबाला है, या फिर यूएस की कितना हिसाब से सारी चीजें होती है। चलो आप नाराज थे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो आप रशिया को बॉयकॉट करो ना यार, आपने बेलारूस को भी कर दिया। तो ये चीज है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फिर क्या रशिया के एथलीट या बेलारूस के एथलीट खेल नहीं पाएंगे? तो जवाब है नहीं, खेल पाएंगे, पर वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। वो न्यूट्रल बंदों की तरह, मतलब एज ए इंडिविजुअल की तरह सॉरी गाइस, तो वो एज ए न्यूट्रल जो है वो इन ओलंपिक गेम्स में अगेन सॉरी, हाँ, तो वो एज ए न्यूट्रल की तरह इस ओलंपिक्स में खेल सकते हैं, बट दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर कंट्री कि वो बेलारूस का फ्लैग या रशिया का फ्लैग लेके उतर रहे हैं मैदान में। ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और मेरा क्वेश्चन है, इसके बाद ओलंपिक कहाँ होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, नहीं पता हो तो गूगल करके बताना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखो पॉक्सो एक्ट अभी बहुत न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कभी रिसेंटली में एक वर्डिक्ट दिया है जिसके ऊपर इसको काफी चर्चा का विषय बन चुका है। ये क्या है, ये पूरा मामला समझते हैं। देखो एक स्त्री मतलब एक लड़की थी और एक लड़का था 25 साल का, दोनों भाग के जो हैं वो शादी कर लेते हैं। और जब मेडिकल टेस्ट होता है, गुजरात पुलिस शायद उनको पकड़ती है, तो जब मेडिकल टेस्ट होता है तब देखने को ये मिलता है कि लड़की की जो उस समय एज है वो 17.5 ईयर्स थी। तो इसके बाद जबकि वो दोनों भाग के शादी भी कर चुके होते हैं और सारी चीज़ें मतलब उन्होंने सब कर लिया होता है, शादी घर अपना बसा लिया होता है, आई थिंक शायद बेबी भी हो जाता है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है मुझे, मतलब ये वाली चीज़ तो अभी कंफर्म नहीं है बेबी वाली, बट मतलब दे वर लिविंग टुगेदर और प्रॉपर शादी वादी सब करते हैं। लेकिन जब 17.5 ईयर्स की एज निकलती है, पॉक्सो एक्ट में क्या है 18 ईयर्स है, आपको पता है, तो 17.5 ईयर्स अगर निकलती है तो फिर जो गुजरात पुलिस है वो मामला जो है वो पॉक्सो में दर्ज कर लेती है। उसके बाद देखो पहले तो लड़की के पेरेंट्स भी खिलाफत में रहते हैं, कंप्लेन वो करते हैं, लेकिन एट ए टाइम बाद में वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं यार शादी वादी हो गई, इनको साथ रहने दो। बट पुलिस जो है क्योंकि उसने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया हुआ है तो वो छोड़ सकती नहीं थी इस लड़के को। लड़का जो है 6-7 साल जेल भी रह चुका है। अब गुजरात में शायद ट्रायल चला था, वहां इसको सजा वजा मिल गई थी। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा ना, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला पॉक्सो एक्ट नॉट मेंट टू पनिश माइनर्स इन रोमांटिक रिलेशनशिप, और उस लड़के को फाइनली जो है एक्विट कर दिया है। किसने? आपकी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। यही ये मामला है। केस का नाम जो है ना वो है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो इस केस के अंदर आप 2-3 पहलू देखते हो। पहला पहलू तो ये देखते हो कि देखो वो जो लड़की थी उसने अपनी रजामंदी से कदम उठाया था, और वो भी बहुत 6 महीने में ऐसा क्या हो जाता कि बहुत एज चेंज हो जाती, बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो पॉक्सो एक्ट है ना यार, ये बना ही बहुत ही ज़्यादा टफ कानूनों पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब हीनियस है, प्रो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें ना बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरा ये कि
थोड़ा कहीं ना कहीं नाइंसाफी है लड़कों के लिए, क्योंकि बहुत बार देखो मैं, क्योंकि हम तो लॉ फील्ड के हैं, आप लोग भी फ्यूचर में जब लिटिगेशन में जाओगे या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी जाओगे इंटर्नशिप्स के लिए, तो ऐसे केसेस देखोगे काफ़ी बार ना, ऐसे मतलब लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं काफ़ी सारे बार बच्चे लोग या लोग जो भी हैं जिनके साथ भी चीज़ें घटती है, वो ये पूछते हैं कि सामने वाले ने हमसे एज छुपाई, किसी ने बोला कि यार हम 18 साल के हो चुके हैं और वो उस समय क्या पता 17.80 हो, और फिर उसके बाद वो सामने वाला उनको धमकी देने लग जाता है कि तुमने माइनर के साथ किया, मतलब प्रेम संबंध बढ़ाया हुआ है और सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें अब सज़ा मिलनी चाहिए, ये वो। प्लस ऐसी बहुत बार ये होता है कि देखो लोग प्रेम विवाह में पढ़ते हैं तो जो लड़की होती है उनकी एज कम होती है और जो लड़का होता है उसकी एज ज़्यादा होती है, फिर एज मतलब शायद 19 हो 20 हो और लड़की की 17 हो 16 हो, तो लड़की के पेरेंट्स वाले फिर जो हैं उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं, लड़के को हमेशा जेल हो जाती है। तो ये सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं हुआ है, ऐसी बहुत बार अलग अलग हाई कोर्ट ने जो है ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें पॉक्सो के अंदर अगर कोई मर्जी से साथ में है तो फिर लड़के को बरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस तरीके का ये वर्डिक्ट आया है जिसकी वजह से भी ये न्यूज़ में था। पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, आपको पता है कि जब निर्भया वाला हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसके बाद ये एक्ट आया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 के अंदर। ये जो एक्ट है इसका बेसिक पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम चिल्ड्रंस को फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी ऑफेंसेस, एज वेल एज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। इस एक्ट को 2019 में अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट में क्या किया गया था, पनिशमेंट जो है ना वो और बढ़ा दी गई थी और ज़्यादा हीनियस कर दिया था। तो एक्ट जो है ना इट्स वेरी हीनियस। दीज प्रोविजंस और नॉट, अगर देखो जो पॉक्सो के अंदर प्रोविजंस है ना वो हमारे देश में आईपीसी में भी कवर नहीं थे, और इसी तरीके का एक एक्ट है गोवा का, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003। ये दो ही ऐसे एक्ट हैं जो कहीं ना कहीं किड्स के ऊपर हरेसमेंट और उन सब चीज़ों को डील करते थे। तो ये जो पॉक्सो आया ना उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके लाया गया है, और देखो वो गलत नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा ना गुंजाइश रखनी चाहिए कि जैसे अभी यही एक केस था, वो 7 साल जेल में रह के आज उसको बरी भी कर दिया है, तो उसकी तो आधी लाइफ खराब हो गई, समझ लो उस लड़के की क्या मेंटल ट्रॉमा जेल में रहा होगा। और सब कुछ मर्जी से था, बाद में फैमिली भी तैयार हो गई, वो भी कह रही थी छोड़ दो, बट कानून ऐसा पेचीदा था कि वो नहीं हो पाया। और देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपने मन से कानून टाइप का कुछ बना के छोड़ दें, ये हाई कोर्ट कर सकती है। तो जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचते ही हमारे यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है, आप समझ लो ट्रायल पहले नीचे से चलता है फिर हाई कोर्ट पे पहुंचता है। तो ऐसे कितने सारे केसेस अभी इंडिया में होंगे। कुछ दिन पहले आपने मैंने एक न्यूज़ आपको बताई थी कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश या कर्नाटका कहाँ का था यार, जिसमें बाल विवाह होता है, तो कोई उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देता है, जबकि दोनों फैमिली की रजामंदी से होता है, उनको तो पता भी नहीं होता है बच्चों को, तो बाद में पता पड़ता है वो लड़का जेल में 5-5, 6-6 साल है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज अमेंडेड 2019 बाय द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। मैंने आपको बता ही दिया है यार ये तो। अब देखो दो आपको ना मतलब पॉक्सो के ऊपर ना ऐसे केसेस हैं जो बहुत क्रिटिसिज्म जिनके ऊपर हुआ है। एक है सतीश रांगदेव से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ना द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिंग द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड एज 12 years विदाउट रिमूविंग द टॉप और विदाउट स्किन टू स्किन टच does not amount to sexual assault as defined under section 7 of the Protection of Children from Sexual Offence Act. Rather it would constitute an offence under section 354 of IPC. बाद में इसको जो है ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। देन लिबनस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस के अंदर ये कहा गया था कि द कोर्ट हेल्ड दैट अनजिपिंग द पैंट्स एंड होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अ माइनर चाइल्ड डज नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट एज सेक्शन 7 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट डिफाइंस। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये दो ऐसे केसेस थे जो काफी क्रिटिसिज्म हुए हैं। इसका तो मुझे नहीं पता बाद में ओवरटर्न हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लॉ शुड बी देयर, मतलब पॉक्सो एक्ट तो बहुत जरूरी था, बहुत ही सही चीज है, लेकिन कहीं ना इसमें एक ऐसा स्कोप भी होना चाहिए। जैसे अब ये है तो सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार इस टाइप का वर्डिक्ट दे देना तो फिर पूरे ऑल इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर तो जो छोटी छोटी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या बाकी कोर्ट्स हैं वो भी उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए बरी कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है वो, अगर कुछ भी चीज प्रोनाउंस कर दी जाए, ठीक है। इसके बाद देखो अभी इंडिया ने जो है ना राइस बैन किया है, तो क्यों किया है? हमारे यहाँ पे राइस की कमी हो गई है इसलिए किया है कि क्या मामला है, तो इसको भी समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि इंडिया जो है ना इट्स एन लीडिंग राइस एक्सपोर्टर, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम लोग राइस एक्सपोर्ट, एक सेकेंड गाइस इसको थोड़ा साफ कर दूं, हाँ, विश्व में भारत जो है नंबर 1 पे है राइस एक्सपोर्ट के मामले में। करीबन 140 कंट्रीज को हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम 2022 का एक आंकड़ा देखें तो 22 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया था, जो कि हमारे जो 4 बार सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, यूएसए, चारों ने मिलके भी नहीं किया था। तो ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने जो है राइस का एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। लास्ट ईयर हमने वीट के एक्सपोर्ट को भी बैन किया था। तो देखो ये नहीं हुआ है कि भारत में राइस की कमी हो गई है, हुआ ये है ना कि देखो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है, अब यूक्रेन की हालत और खराब है। तो यूक्रेन जो है ना वीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और रशिया भी इसी चीजों में है आगे। तो अब क्या है ना, जब विश्व में वीट की कमी होगी तो राइस की डिमांड बढ़ेगी, और राइस की डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इंडिया क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि पहले हम अपना देखें कि हम सबका देखें। देखो जब आप एक फैमिली है आपकी, ठीक है, आपके गांव में कोई आपदा आती है, तो पहले आपके जो पापा हैं वो अपने परिवार का देखेंगे ना कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जो हैं वो सही रहें, फिर हम देखते हैं अड़ोसी पड़ोसी को क्या हुआ। कोविड में क्या था, पहले हर कोई अपनी देख रहा था ना, कि आपके बगल में किसी को कुछ हो रहा था आप लोग पहुंच जा रहे थे। ऑफकोर्स पहुंचना चाहिए, लेकिन पहले आदमी का काम है खुद को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने यही सोचा है कि यार देखो वीट की कमी है विश्व में, राइस की डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है, और अगर हम राइस एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया में भी कहीं ना कहीं देखो राइस सरकारों ने ना अपनी स्कीम्स में इंट्रोड्यूस बहुत किया है। पहले वीट किया जाता था, लेकिन अब विद टाइम ना उसमें राइस इंट्रोड्यूस कर दिया। जो गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाता है उसमें राइस बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर हम सारा एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो फिर भारत के लिए क्या बचेगा? इसीलिए भारत ने राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया है, और कोई वजह नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि हमारे यहाँ राइस खत्म हो रहा है या हमारे यहाँ अभी क्राइसिस है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं भाई, हमारे यहाँ तो होता ही है, लेकिन हमने अभी हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए किया है। और लास्ट ईयर जो वीट को एक्सपोर्ट को बैन किया था वो आज तक बैन है, मतलब वीट एक्सपोर्ट आज भी भारत नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि राइस और वीट भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अगर किसी कंट्री को बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, वो गवर्नमेंट से प्रॉपर चैनल से परमिशन ले, गवर्नमेंट अलाउ भी करेगी, पर कोई ट्रेडर जो है ना वो इस तरीके की चीजों को नहीं कर पाएगा। जैसे पहले क्या होता था, बिचौलिया जो है वो बीच में करके डायरेक्ट बेचने की कोशिश करते थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो चीज सरकार ने कम कर दी है, ठीक है, खत्म कर दी है इस तरीके से। तो ये राइस एक्सपोर्ट बैन लगा है, और ये है हमारा आज का सेशन, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।